मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज पॉलिनोमियल का ये 7वां लेक्चर है, क्लास 10th का पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ये आपके सिलेबस में है, तो इसे हम लोग को पढ़ना है। इसके बारे में कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, तो क्यों ना इसको जो है अच्छी तरह से जो है समझ लिया जाए कि ये क्या है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ax² प्लस bx प्लस c जो फंक्शन है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ किस तरह से होता है। लेकिन दोस्तों, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक साथ सीखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c का जो है ग्राफ वो कैसा होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सिर्फ x² का ग्राफ जो है यहाँ पे प्लॉट किया है, सिर्फ x² का ग्राफ। और अगर x² का ग्राफ आपसे पूछा जाए कि किस तरह से बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसका ग्राफ जो होगा इसी शेप में बनेगा, इसी तरह से बनेगा जिसे हम लोग पैराबोला कहते हैं, यानी पैराबोलिक शेप में ही बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अलग बात है कि अगर इसमें कुछ ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ग्राफ जो है इधर उधर हो जाएगा, लेकिन उसका जो शेप है वो नहीं बदलेगा, वो पैराबोलिक शेप में ही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि अगर x² का अगर ग्राफ मुझे प्लॉट करना है तो मैं किस तरह से करूंगा। तो इसको मैं बाई मान लेता हूं, ठीक है। तो ये fx को मैंने बाई मान लिया, तो बाई मान लिया, और y = x² अगर है और मुझे इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो किस तरह से होगा। तो यहां मैंने देखा कि x² यानी x के जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 0 आ जाएगा। x के जगह अगर मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, यानी y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से x का डिफरेंट वैल्यू हमने रखा है और y का डिफरेंट वैल्यू हमने देखा है। अब इसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें कि किस तरह से करेंगे, तो x 0 है और y 0 है, तो ये तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद x 1 है और y 1 है, तो x 1 है यानी +1 है, तो कुछ यहाँ आएगा, और y जो है ये भी 1 है तो यहाँ जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आएगा, यानी 1 1 आएगा। फिर x -1 है और y 1 है, तो x -1 है तो इधर आएंगे, और y 1 है तो ऊपर जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ आना चाहिए, है ना। कुछ आगे पीछे हो सकता है, आप समझिएगा इस चीज को। तो ये हो जाएगा कितना, x जो है -1 है और y कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आएगा। फिर x अगर 2 देखा जाए तो y 4 होगा, तो x पे 2 यूनिट हम लोग चलेंगे और y के अलावा 4 यूनिट चलेंगे, तो मेरे हिसाब से कुछ इधर ही आना चाहिए। तो इस तरह से आएगा, ठीक है। और सबको अगर हम स्मूथली अगर हम मिला देंगे तो वो क्या होगा, कुछ इस तरह से शेप बनेगा, कुछ इस तरह से मेरे दोस्तों शेप बनने वाला है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक शेप में बनता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मैंने इसी में क्या किया है कि जी y अगर x² है, y अगर x² है तो इसका ग्राफ जो है देखो इस तरह से बनेगा। यहां मैंने बना दिया, ठीक है, यहां मैंने बना दिया। तो y अगर x² है तो इसका जो वर्टेक्स होगा ग्राफ का, यानी पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो 0,0 होगा। ये वर्टेक्स होता है, ठीक है, यानी जहां से पैराबोला अपना पोजीशन चेंज करने लग जाए जिस जगह से, वो जगह उसका वर्टेक्स कहलाता है। तो ये इसका वर्टेक्स होगा, इसका वर्टेक्स ये होगा और इसका वर्टेक्स ये होगा, ठीक। तो यहां अगर देखा जाए कि y x² का ग्राफ इस तरह से बना और इसका जो वर्टेक्स हुआ वो 0,0 हुआ, 0,0 हुआ। फिर मैंने क्या किया, x² में 1 जोड़ देने का काम किया। अगर x² में अगर 1 आप जोड़ देते हैं, x² में अगर 1 आप जोड़ देते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर इसको आप प्लॉट करने जाओगे तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, और इसका जो वर्टेक्स आएगा वो 0,1 आएगा। फिर उसी प्रकार से अगर y x² - 1 यूनिट का अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और 1 यूनिट जो है
ग्राफ नीचे आ जाएगा, 1 यूनिट जो है ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो अभी आप साथ साथ सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही हमने 1 यूनिट यहाँ पे जोड़ दिया, जैसे ही हमने 1 यूनिट जोड़ दिया तो ग्राफ क्या हुआ, 1 यूनिट ऊपर चला गया, और जैसे ही 1 यूनिट घटा दिया तो ग्राफ क्या हुआ, 1 यूनिट नीचे आ गया, 1 यूनिट नीचे आ गया। अगर मुझे इसका वर्टेक्स पता करना है बिना ग्राफ को देखे हुए, क्या कोई जरूरी है कि हम हर बार ग्राफ को बना करके ही उसका वर्टेक्स जो है फाइंड आउट करें? बिल्कुल नहीं। आप जो है डायरेक्ट अगर इस रूप में अगर दे देगा तो आप डायरेक्ट उसका वर्टेक्स जो है निकाल सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों इस बात को हम लोग सीखते हैं। यहां पे देखिए कि x की जगह आपने 0 किया तो y यहाँ पे 0 आया, और इसका जो वर्टेक्स आ गया वो 0,0 आ गया। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो वर्टेक्स आ गया वो 0,0 आ गया। आप क्या करो, ध्यान से समझना है। अगर मुझे इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, इसका वर्टेक्स अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये 1 को इधर भेज देंगे। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें x को 0 करते हैं। ठीक, इसको अगर मुझे 0 करना है तो अगर मैं x को 0 करूंगा तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, और इधर मुझे भी 0 करना है। अगर ये पार्ट को 0 करना है तो मुझे y का क्या ऐसा वैल्यू लें कि ये 0 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर y की जगह आप 1 रख दो। जैसे ही हम y की जगह 1 रखते हैं तो 0,1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्टेक्स आ जाएगा। तो 0,1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। ठीक है, तो कभी भी आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना हो तो ध्यान देना है, आपको 0 करना है, आपको दोनों साइड क्या करना है, 0 करना है। तो वेरिएबल का वैल्यू रख करके उसको 0 कर दीजिए, तो किन वैल्यू को रखने पे 0 होगा वही उसका जो है वर्टेक्स हो जाएगा। जैसे इसको मुझे दोनों साइड 0 करना है, ठीक, तो मैं क्या करता हूं, पहले 1 को इधर भेज देता हूं, बाई माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मुझे दोनों साइड 0 करना है, तो इसके लिए मुझे x का वैल्यू सबसे पहले क्या रखना होगा, तो आप कहेंगे सर 0 रख दीजिए तभी 0 होगा। और मुझे ये वाला पार्ट को भी 0 करना है, तो मुझे हर हाल में y की जगह -1 रखना होगा। यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो वर्टेक्स होगा मेरे दोस्तों वो हुआ 0,-1। तो हम लोग छोटे छोटे चीजों से चलना शुरू कर रहे हैं और पहुंच जाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि अगर वर्टेक्स करना होगा तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। आइए मेरे दोस्तों, अब थोड़ा सा जो है फिर से चेंजिंग किया गया है। इसके पहले हमने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर में कुछ जोड़ा था और कुछ घटाया था। अब मैं क्या कर दिया हूं कि एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के अंदर में कुछ मैंने परिवर्तन यहां पे किया है। यानी x में 1 जोड़ करके इसका होल स्क्वायर बनाया है, और x में 1 घटा करके इसका होल स्क्वायर बनाया है। और इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप पेपर पे अगर बनाएंगे तो ये तो पहले से बना हुआ था, ये वाला जो आप देख रहे हैं बीचों बीच वाला ग्राफ, ये तो पहले से बना हुआ था, उसमें भी हम लोग बनाए थे। और इसका वर्टेक्स आपने फाइंड आउट किया था 0,0, इसका वर्टेक्स आपने फाइंड आउट किया था 0,0। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर कुछ परिवर्तन हमने किया है। ब्रैकेट के अंदर क्या परिवर्तन किया है कि x में 1 जोड़ करके इसका होल स्क्वायर किया है। अगर x में 1 जोड़ करके इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। यानी 1 यूनिट क्या होगा, ग्राफ जो है इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। और जब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर का ग्राफ जब आप करोगे तो आपका जो ग्राफ होगा, पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो 1 यूनिट राइट साइड चला जाएगा। लेकिन क्या इसका वर्टेक्स निकालने के लिए मुझे ग्राफ की जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना ग्राफ आप देखे हुए भी आप इसका वर्टेक्स आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को, जब भी आप वर्टेक्स लिखते हैं तो पहले जो है x लिखा जाता है और बाद में जो है y लिखा जाता है। ओके, तो पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में y का वैल्यू लिखते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग देखने का काम करें तो अभी हमने देखा था
कि अगर मुझे इसमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या किया था, दोनों साइड को मैंने जीरो बनाया था, दोनों साइड को मैंने जीरो बनाया था और वर्टेक्स उसका आसानी से जो है पता चल गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी जीरो बनाने के बारे में सोचेंगे। अगर मुझे जीरो करना है, ये पूरे होल स्क्वायर को अगर मुझे जीरो करना है मेरे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, x का कौन सा ऐसा वैल्यू लेंगे जिसके लिए जीरो हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x का वैल्यू -1 रखिएगा तो ये जीरो आ जाएगा। इसको अगर मुझे जीरो करना है, इसको मैं ब्रैकेट में भी रख लेता हूं, तो इसको अगर मुझे जीरो करना है तो मुझे y का क्या लेना होगा वैल्यू मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जीरो लेना होगा। तो इसका जो वर्टेक्स बनेगा x + 1 के होल स्क्वायर का, वो बनेगा -1,0। तो आप यहां देखने का काम करें कि x + 1 के होल स्क्वायर का जो वर्टेक्स बना है वो भी यही बना है -1,0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, इसका वर्टेक्स फाइंड आउट किया और ये आया -1,0। अगर यहां आप देख रहे हैं तो इसका वर्टेक्स आ रहा है 1,0 लिखा हुआ है, लेकिन क्या इसके बिना हम इसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप इसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं। आप इसको जीरो करिए, जैसे ही आप इसको जीरो करिएगा तो x का कौन सा ऐसा वैल्यू लेंगे जिसके लिए होल स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x के जगह 1 रख लीजिए। और मुझे y को भी जीरो करना है तो y के जगह हम लोग जीरो रख लेते हैं, यानी इसका जो वर्टेक्स आएगा मेरे दोस्तों वो आएगा 1,0। तो आपने समझ गया लोकेशन ऑफ वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स को लोकेट जो है आप किस तरह से करेंगे, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए मेरे दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं विड्थ ऑफ ग्राफ। ग्राफ का विड्थ कैसा होगा, ध्यान से समझिए। अभी तक आपने देखा कि अगर इस तरह से रहेगा x² तो उसका ग्राफ ये इस तरह से होगा, x² + 1 रहेगा तो ऐसा होगा और वैसा होगा। आपने देखा कि x² में अगर कुछ जोड़ रहे हैं या कुछ घटा रहे हैं तो ये बाई एक्सिस पे ही बन रहा है, लेकिन ये ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा है। अगर x² में कुछ प्लस बन कर रहे हैं तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाता है, और x² में अगर 1 घटा रहे हैं तो ग्राफ 1 यूनिट नीचे आ जाता है। इसमें आपने देखा कि अगर होल स्क्वायर के अंदर कुछ परिवर्तन कर देते हैं, होल स्क्वायर के अंदर कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो रहता तो x एक्सिस पे ही, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो जाता है, कभी लेफ्ट होगा कभी राइट होगा, लेकिन इसमें जो इसका वर्टेक्स शिफ्ट होता है वो अप और डाउन में शिफ्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये तो ठीक है जी, y = x² है तो इसका ग्राफ हमने समझ लिया, लेकिन यहां अगर मैं इसके वर्टेक्स की बात करूंगा तो इसके वर्टेक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जैसे ही यहां पे x = आप 0 रखेंगे तो y ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, तो इसका वर्टेक्स भी 0 0 होगा, इसका वर्टेक्स भी 0 0 होगा और इसका वर्टेक्स भी 0 0 होगा। तो अगर आप किसी पॉलिनोमियल में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी कांस्टेंट से या डिवाइड कर देते हैं तो उसके वर्टेक्स जो होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है मेरे दोस्तों, कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी मेरा वर्टेक्स वही रहने वाला है। हाँ, ग्राफ जो है थोड़ा चौड़ा हो सकता है, थोड़ा कंडेंस हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन ग्राफ का जो नेचर है वो कभी नहीं बदलेगा। आप कुछ भी कर लो, जो पैराबोलिक नेचर है वो बदलने वाला नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो यहां अगर आप देखने का काम करेंगे तो ये मेरा क्या है, x² का ग्राफ है, ये मेरा x² का ग्राफ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप देखने का काम करेंगे तो ये 2x² का ग्राफ है। कहिए कैसे, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आप x के जगह 1 रखते हो तो y का वैल्यू 2 आ जाता है, यानी y का जो वैल्यू है वो तेजी से इंक्रीज कर रहा है, y का वैल्यू जो है वो तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो x² के कंपैरिजन में क्या होगा, कंडेंस होगा। ये जो है इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, यानी x² के कंपैरिजन में y जो है, यानी x के कंपैरिजन में y जो है तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से भागेगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अगर हम x² में कोई चीज से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है 1/2।
तो यहाँ बाई का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब बाई का वैल्यू डिक्रीज होगा तो ग्राफ थोड़ा विड्थ होगा, और जब बाई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ग्राफ थोड़ा थिन होगा। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। लेकिन इसके वर्टेक्स में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं। आइए मेरे दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ का ओरिएंटेशन किस तरह से होगा, यानी ग्राफ का जो फेसिंग होगा वो किधर होगा, वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इसके बारे में समझते हैं। तो अभी आपने देखा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपने ग्राफ जब बनाया था तो इस तरह से बना था। तो इसका जो फेसिंग है वो अपवर्ड है ना, इसको बोलेंगे अपवर्ड फेसिंग, यानी पैराबोला का जो फेस होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ये अपवर्ड फेसिंग में है। लेकिन अगर y इज इक्वल टू आप माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जब ड्रॉ करोगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है, कुछ इस तरह से बनने वाला है, और उसका जो फेसिंग होगा मेरे दोस्तों वो अपवर्ड ना होकर के डाउनवर्ड हो जाएगा। अपवर्ड ना होकर के क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसका फेसिंग डाउनवर्ड है और इसका फेसिंग अपवर्ड है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर माइनस होगा तो पैराबोला का जो फेसिंग होगा वो फेस होगा वो डाउनवर्ड तरफ होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो उसका जो फेस होगा मेरे दोस्तों वो अपवर्ड की तरफ होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए मेरे दोस्तों, अब धीरे धीरे हम लोग इसके करीब पहुंच रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के करीब पहुंच रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इसका ग्राफ आप बिल्कुल आसानी से जो है बना सकते हैं, और इसका जो है आप वर्टेक्स भी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसका वर्टेक्स चाहिए मेरे दोस्तों, तो वर्टेक्स निकालने के लिए अभी आपने समझा था कि दोनों साइड मुझे क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो अगर मुझे जीरो करना है तो ब्रैकेट के अंदर कुछ चेंजिंग करना होगा, बाहर तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, और माइनस में भी लेंगे तो स्क्वायर उसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, x के जगह कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि अंदर में जीरो हो जाए। तो आप कहेंगे ऐसा करिए, x के जगह x1 रख दीजिए। जैसे ही आप x के जगह x1 रखेंगे तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर मुझे इसको जीरो करना है मेरे दोस्तों तो y के जगह कौन सा ऐसा वैल्यू रखना चाहिए, तो आप कहेंगे y1 रखना चाहिए। अगर इसका हमसे पूछे वर्टेक्स क्या बनेगा तो मैं आसानी से बना सकता हूं कि इसका जो वर्टेक्स बनने वाला है वो x1, y1 बनने वाला है। इसका जो वर्टेक्स बनने वाला है वो x1, y1 बनने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, ये तो आपको बना बनाया चीज दे दिया गया है, होल स्क्वायर में फिट करके दे दिया है, तो आपने बहुत आसानी से निकाल लिया। लेकिन ऐसा तो रहेगा नहीं। अगर ये है तो इसका वर्टेक्स हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। जब इस फॉर्म में यानी होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो इसका भी वर्टेक्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ए बी सी और डी का जो साइन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो उसको, उस फंक्शन को मुझे कुछ मानना होगा, एफ एक्स या बाई मान लेते हैं। तो बाई इज इक्वल टू हम मान कर चलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बाई इज इक्वल टू हम लोगों ने इसको मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपने देखा था कि उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया था तो उसका जो वर्टेक्स था बिल्कुल आसानी से आप निकाल लिए थे। ठीक वही काम यहां करेंगे कि इसको भी होल स्क्वायर के रूप में हम लोग कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं मेरे दोस्तों। तो ये दोनों में हम क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं। अगर इसमें हम ए कॉमन ले लेंगे तो यहां जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहां डिवाइड हो जाएगा ए से, तो ये हो जाएगा बी बाई एक्स। आप कहेंगे सर ए नहीं कॉमन है, फिर भी आप कॉमन ले लीजिए। तो आप क्या करो, ए से डिवाइड कर दो, ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। ए से डिवाइड करोगे, ए से खत्म एक्स स्क्वायर, ए से डिवाइड करोगे बी बाई ए, और ए से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, ये तो होल स्क्वायर होगा ही होगा, एक्स स्क्वायर है तो यहां प्लस 2a भी होना चाहिए। तो 2
ए के जगह शिफ्ट कर देते हैं एक्स, और बी का कौन सा ऐसा वैल्यू मुझे रखना चाहिए कि कैलकुलेट करने के बाद फाइनली यही आवे। ध्यान से समझिए, कैलकुलेट करने के बाद क्या ऐसा रखें कि कैलकुलेट करने के बाद फाइनली यही आवे। तो यहां से अगर वाट का वैल्यू आप निकालोगे तो b/2a आ जाएगा, यानी b/2a रखना होगा। तो b के जगह मुझे b/2a रखना होगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो है वही रह जाएगा। तो a² + 2ab, तब प्लस करना होगा b²। तो b के जगह आपने यूज किया b/2a, और इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो b²/4a²। लेकिन आपने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इतना आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तभी तो ये चीजें बैलेंस हो पाएगी, और जो है वही रह जाएगा। उसके बाद जो लिखा हुआ है मेरे दोस्तों +c लिखा हुआ है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे जरा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आगे मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये लिखा हुआ है y = a इंटू, देखो यहां से लेकर यहां तक तो होल स्क्वायर में शिफ्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां तक अगर आप देखने का काम करोगे तो ये होल स्क्वायर में बैठल है, a² + 2ab + b² के फॉर्म लिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a के जगह x और b के जगह हम लोग यूज करेंगे b/2a, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने यूज कर लिया। अब जो है बच गया है ये, मैं क्या करता हूं, a से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, या इसको मैं a रह देता हूं, और a से क्या करता हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही आप a से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये b²/4a बन जाएगा, क्योंकि a² से a कट जाएगा तो a नीचे बच जाएगा, और प्लस हो जाएगा c। अभी आपने क्या किया था कि जो भी प्लस माइनस था उसको आपने इधर भेज दिया था, तो यही काम यहां भी हम लोग करेंगे। तो y = जो माइनस है इसको इधर ले आइए, तो b²/4a, और प्लस c है इधर आके -c, और इधर फाइनली होल स्क्वायर बच जाएगा मेरे दोस्तों a × x + b/2a का होल स्क्वायर। यहां अगर देखने का काम करें तो यहां एलसीएम बन जाएगा 4a, ये हो जाएगा b² - 4ac। ठीक है, और ये हो जाएगा a × x + b/2a का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c। ठीक है, और इसमें एक d का फॉर्मूला याद रखिएगा, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चर्चा करेंगे। तो जहां b² - 4ac है उसके जगह हम लोग यूज करने का काम करेंगे मेरे दोस्तों d, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसके जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ रख लेते हैं। तो b² - 4ac है, तो इसको हम कैपिटल D कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और ये हो जाएगा नीचे 4a, और ये हो जाएगा a × x + b/2a का होल स्क्वायर। अब अभी जो आपने देखा था, जिस तरह से आपके सामने होल स्क्वायर में फिट था और उसका वर्टेक्स आप बिल्कुल 1 सेकेंड में निकाल दिए थे, अब वही फॉर्म में जो है यहाँ पे आ गया है। अब इसका वर्टेक्स आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसका वर्टेक्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसको 0 करने का काम करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मानकर चलो कि आपके सामने ये है x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, ठीक है, y डैश। अगर इसका आप ग्राफ इस तरह से बनाते हो तो ये जो है ग्राफ किसका है, तो आप कहेंगे सर ax² + bx + c का ग्राफ है। ax² + bx + c का ग्राफ है, पैराबोलिक है। ठीक है, मुझे अगर इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है तो अभी आपको देखना यह है कि मुझे 0 करना है, तो x का कौन सा ऐसा वैल्यू लें जिसके लिए 0 हो जाए। तो आप कहेंगे ऐसा करिए, x में जुड़ा हुआ है b/2, तो आप यहाँ -b/2 रख लीजिए, ताकि ये कट जाएगा और इसका वैल्यू 0 आसानी से आ जाएगा। तो मुझे x के जगह क्या रखना होगा मेरे दोस्तों, -b/2 है। तो x कोऑर्डिनेट अगर मैं इसका पूछूं तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आ गया इस वर्टेक्स का, वो आ गया -b/2 है। और इसका अगर y कोऑर्डिनेट हम आपसे पूछें तो अगर इसको मुझे 0 करना है
अगर मुझे इसको जीरो करना है तो y इज इक्वल टू आपको रखना होगा माइनस डी वाई 4a, यानी जो साइन है उसका अपोजिट। तो इस y जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस डी वाई 4a। तो आप समझ गए हैं कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, और उसके वर्टेक्स के बारे में आप समझ गए कि इसका वर्टेक्स इस तरह से होगा, इसका वर्टेक्स इस तरह से होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने देखा कि जो माइनस बी बाई 2 है और माइनस डी बाई 4 है ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है, और ये बाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। बाई एक्सिस पे क्या होता है मेरे दोस्तों, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अभी आपने देखा था कि बाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया था, और ये बाई एक्सिस पे मुझे इसका पॉइंट आउट करना है कि इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट। तो मुझे एक्स को 0 करना होगा क्योंकि ये बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर मैं एक्स को 0 कर दूंगा मेरे दोस्तों तो बाई बच जाएगा सी, बाई बच जाएगा सी। तो एक्स 0 हो जाएगा और बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछेगा तो हो जाएगा 0, सी। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, जहां से पैराबोला जो है अपना पोजीशन चेंज करेगा, है ना, मैक्सिमम यहां तक आया है तो ये इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है। अभी इसका फेसिंग जो है अपवर्ड में है, कभी कभी डाउनवर्ड में भी होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बाई एक्सिस पे जहां पे ये कट करेगा, बाई एक्सिस पे जहां पे ये कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0, सी, उसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0, सी। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, एक्स एक्सिस को जितना जगह काटेगा, एक्स एक्सिस को जब काटेगा तो वो उसके जीरोज होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। यहां से आप देख के बता सकते हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को काट कर रहा है तो अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। तब हम लोग ग्राफ को देखकर बहुत सारे चीजों का स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा उसका जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो एक्स और वाई, द ग्राफ बिटवीन एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच जो ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज पैराबोला बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। एक्स और वाई के बीच जो ग्राफ बनेगा मेरे दोस्तों वो कैसा बनेगा, तो हमेशा जो है पैराबोला बनेगा। दूसरा बात आपने समझा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका जो कोऑर्डिनेट बनने वाला है वो माइनस डी वाई 2a और माइनस डी वाई 4a बनने वाला है, ठीक है। आपने ये समझ लिया। फिर आपने समझा कि इफ ए ग्रेटर देन 0, मतलब ए अगर पॉजिटिव है देन द शेप ऑफ द पैराबोला इज कॉनकेव अपवर्ड, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ होगा, कनकेव, इसको आप कनकेव पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे आ जाएगा तो उसको कॉन्वेक्स पढ़ने का काम करेंगे, ठीक। ऊपर से देखेंगे कनकेव है तो कनकेव अपवर्ड। दूसरा, अगर a लेस देन 0 है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो भी पैराबोला ही होगा, लेकिन उसका जो फेसिंग होगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा, यानी आप कह सकते हैं कनकेव डाउनवर्ड, या आप इतना नहीं बोलना चाहते हैं तो आप सिर्फ कॉन्वेक्स कह दीजिए, एक ही बात है, यानी इस तरह से। तो फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे जो है बढ़ाएंगे। तो आगे जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ए का साइन क्या होगा, बी का साइन क्या होगा, सी का साइन क्या होगा, डी का साइन क्या होगा। और आपसे यही सारा चीज पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे होता है, प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, केवल जानकारी के लिए मैंने हर एक चीज को पूरे बारीकी से मेहनत करके जो है आपके सामने पेश किया है। आपको एग्जाम में वो चीज नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक बार तो बताना जरूरी है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। जब तक चीजें समझ में नहीं आती है पढ़ने में मजा ही नहीं आता है, तो सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। तो अगले बार जो है आप ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, यानी साइन उसका क्या होगा।
तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है मेरे दोस्तों। तो अगले लेक्चर का आप इंतज़ार करिए, और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट जो है आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।